रविल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती थी, किंतु फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती थी। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, रविल ने बेटे अंकित ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ, रविल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, अंकित ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अंकित, क्यों चिल्ला रहे हो? रविल की पत्नी पूनम ने किचन से ही आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी यहीं ड्राइंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, अंकित ने शिकायत भरे लहजे में कहा। माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लजवाती हो? पूनम ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी लक्ष्मी चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वो पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। रविल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वो असहाय था। अगर वो कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते हैं। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते हैं। चूंकि वो एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को रविल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुंधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। रविल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अपने बेटे की मनःस्थिति को लक्ष्मी अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट न हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। रविल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने बेटे से कहा, रविल, बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा है। किंतु माँ, वहाँ तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? रविल ने आश्चर्य से पूछा। अरे, सब गांव वाले तो हैं, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं, और फिर हम सारी व्यवस्थाएं कर आएंगे ना। पूनम को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, लंबी ने लंबी सांस लेते हुए कहा। रविल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने के पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वो सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके चाचा, जो लंदन में रहते थे, आने वाले थे। जब रविल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद वो अब भारत आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। लंदन से रविल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर उमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सबने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों रविल, भाभी नहीं दिख रही हैं, कहाँ है? डॉक्टर उमेश ने उत्सुकता पूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगा, पूनम ने सपाट लहजे में उत्तर दिया। डॉक्टर उमेश ने रविल की ओर देखा तो रविल ने आंखें झुका लीं। डॉक्टर उमेश सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। सब लोग दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि लक्ष्मी को बहुत तेज बुखार है, वो बिस्तर पर असहाय पड़ी है। डॉक्टर उमेश दौड़कर लक्ष्मी के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। लक्ष्मी की ये हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा, रविल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तो शर्म भी नहीं आ रही होगी। डॉक्टर उमेश ने रविल को लगभग डांटते हुए कहा। नहीं देवर जी, रविल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी। लक्ष्मी ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया। भाभी, आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं है? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता है ना? डॉक्टर उमेश ने पूनम की ओर व्यंग्य से देखा। पूनम निरुत्तर होकर रविल को देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो, वो इन्हीं की संघर्षों की देन है। और बेटा रविल, तुम्हें शायद मालूम न हो कि अपने
बचपन में जब तुम 11 महीने के थे, तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस कुरूप माँ ने अपनी एक आंख और अपना मौन बेरोत देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। पूनम बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें भगवान कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर उमेश की आंखों से आंसुओं की जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ लंदन जाएंगी। यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। डॉक्टर उमेश ने लक्ष्मी से कहा, रविल को तो काटो तो खून नहीं था। डॉक्टर उमेश जो उसके चाचा थे, उन्होंने जो राज बताया उसके बाद तो रविल को यही लग रहा था कि उससे ज्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह दौड़ता गया और माँ लक्ष्मी के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध अक्षम है। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा, आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। रविल ने आग बबूला दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। पूनम को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो लक्ष्मी से आंख मिलाए। लक्ष्मी ने पूनम की मनस्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और रविल को डांटते हुए कहा, खबरदार, जो मेरी बहू को मुझसे अलग करने की कोशिश की तो तुझे ही घर से निकाल दूंगी। पूनम और बच्चों ने लक्ष्मी के पैर पड़ते हुए अपने व्यवहार पर माफी मांगी और माँ के हृदय ने सबको माफ कर दिया। आशा है आपको कहानी अच्छी लगी होगी। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो व लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।